तीसरी समस्या क्या है सर? इन तीनों बातों से कौन सा ऐसा इंसान है जो छूट रहा है सर? यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति है, ये तीनों समस्या है ना सबके घर में, खुद में नहीं है तो घर में है, परिवार में है, ये तीनों समस्या बनती जा रही है सर। 150 करोड़ की जनसंख्या हिंदुस्तान की होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है सर। रास्ता क्या है सर? गवर्नमेंट भी काम कर रही है इस पर, क्या पूरा कर पा रही समस्या को हटा पा रही? नहीं हटा पा रही। और गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगाया सर, आधी ताकत नहीं लगाया सर, गवर्नमेंट ने पूरी ताकत लगाया है लेकिन इस समस्या को खत्म नहीं कर पा रही। लॉर्ड मैकाले ने जो बाजार व्यवस्था भारत देश में दे दिया था सर, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, वो व्यवस्था सिर्फ 20% लोगों के अमीर और 80% लोगों गरीब के थे सर। ये व्यवस्था जो बाजार की थी, ये 80-20 का ही था। जब देश आजाद हुआ तब का भी आंकड़ा यही था सर ये, और आज का भी आंकड़ा गवर्नमेंट यही बोलती है सर। बदला क्या सर? कोई भी घर और कोई भी देश तब आगे बढ़ सकता है जब उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा सर। हम आप नौकरी कर रहे हैं, हम आप खेती कर रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ नहीं रहे सर, और कम हो रहा है सर। कम इसलिए हो रहा है कि हम आपका जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जरूरतें हम बढ़ा रहे हैं अपने स्टेटस के हिसाब से जरूरतें बढ़ा रहे हैं, तो पता चला 1 लाख भी आ रहा है तो कम हो जा रहा है वो हमारे लिए। अब उसके दिल से पूछिए, स्टेटस के हिसाब से जरूरतें बढ़ गई और खर्चे 1 लाख के ऊपर ही चले जा रहे हैं और कमा 1 ही लाख रहे। परेशान है कि नहीं है? ये समस्या है। महंगाई एक दर आपको दिखाते हैं, इकोनॉमिकल रिसर्च है सर। क्यों? अगर क्लियर हो जाता है तो यहां से बहुत कुछ करके जाएंगे सर। 1940 की स्थिति में इकोनॉमिकल रिसर्च ने बोला था कि 10 रुपए एक समान का परिवार का खर्चा होगा तो व्यवस्थित लाइफ चल सकती है। समान परिवार का खर्चा था, व्यवस्थित लाइफ चलती थी। 1960 में ये 10 गुना बढ़ता है। इकोनॉमिकल रिसर्च पहले से ही बोल दिया था कि 10 गुना ये बढ़ेगा हर 20 साल के बाद। रेशियो आपको धीरे धीरे समझ में आता। 1980 में 1000 रुपए जिस परिवार का इनकम हुआ करता था, अपने एरिया का माना जाना व्यक्ति हुआ करता था सर। सन 2000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो प्रिंसिपल, हेडमास्टर प्राइमरी के होते हैं मान लीजिए, इनकी इनकम लगभग 10,000 रुपए पहुंच गई। तब पर भी ये व्यवस्थित थे। सन 2020 आंकड़ा क्या हो गया सर? 1 लाख। सोचने वाली बात है, जिन्होंने इस पे विचार किया, जिनके दिमाग में ये बातें आई कि सन 2020 तक 1 लाख रुपए बनाना है तभी व्यवस्थित लाइफ चल सकती है, उन्होंने उस पर काम किया है, तब उनके घर में लाख रुपए जा। ऐसा नहीं मिल जा रहा, लेकिन हम आप भी थे उन्हीं के बीच में, लेकिन हम आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आगे इकोनॉमिकल रिसर्च लिख करके दे रहा है, ये भी आएगा सर। कोई रोक पाएगा सर? नहीं। अच्छा, हम आप कुछ लोग कहते हैं यार हम तब तक रहे ना रहे, कुछ लोग ऐसे हटा देते हैं बातें को, है कि नहीं? लेकिन हमारा बच्चा, हमारा परिवार रहेगा नहीं रहेगा सर? है कि नहीं सर? परेशान कौन होगा? झेलेगा कौन सर? झेलेंगे। ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। क्या कह रहा है? 10 लाख। कोई ऐसा काम बताइए जो आप सारे लोग कर रहे हो सर, आने वाले 2040 तक अपनी इनकम को 10 लाख में बदल दें। कोई रास्ता बताइए सर। सबसे खतरनाक प्रोफेशन है सर, उस प्रोफेशन का नाम लेना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सबसे खतरनाक प्रोफेशन है सर। यदि इस प्रोफेशन में आप टॉप में चले जाओ तो आपको मुंह मांगी कीमत मिलेगी सर। मिल रहा है? जो उस लेवल का है उसको मिल रहा है सर। जितना चाहत होगा उसका, जितना मुंह खोलेगा उसको उतना देने के लिए लोग भारत देश में खड़े हुए।
अगर अपनी चाहतों को हम पूरा करना चाहते हैं, चाहत के हिसाब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये क्या ये बन सकते हैं सर? जिस भी एज में हम लोग हैं, क्या टॉप में जा सकते हैं? अब क्वेश्चन नहीं है सर। अब बात ये आती है, इकोनॉमिकल रिसर्च ने ये जो आंकड़ा दिखाया, ये क्या सत्य है? हम आप भी इंसान है सर, वो भी इंसान थे। अब इस बात को पकड़ने वाली चीजें ये है सर, हम आप गांव के लोग मान लीजिए, दूध की कीमत 5 रुपए किलो थी सर 90 के दशक में। 5 रुपए किलो दूध गांव में बिकता था। आज के समय में कितने हो गए सर? 60-70। नॉर्मली गांव में दूध वाला 50 रुपए में दे देना है। अगर ये 50 रुपए हो गए, एक जीरो बढ़ा, आगे 40 के बाद एक जीरो बढ़ेगा घटेगा सर? बढ़ेगा। ये आंकड़ा सही है कि गलत है? सही है। सही है ना सर? तो ताली होनी चाहिए। जब बात सही समझ में आए तो ताली हो जानी चाहिए सर। दूसरा, पेट्रोल की कीमत 10 रुपए थी सर, आज 100 रुपए। मेरे बाबू 10 रुपए। अच्छा, ये 40 के बाद एक बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। हम लोग के घर में अरहर की दाल आती है, कोई ऐसा है जिसके घर में अरहर की दाल ना आती है? एक गरीब से गरीब आदमी के घर में अरहर की दाल आती है। उस समय का रेट था सर 15 रुपए से लेकर के 18 रुपए तक। आज का रेट क्या हो गया सर? 100 से ऊपर ही है, 100 प्लस। 150 से लेकर के 180। किंगफिशर की बोरी में देता है, 150 रुपए नॉर्मली होती है, वहां से क्वालिटी के हिसाब से आपका स्टार्ट हो जाता है। आगे ये अरहर की दाल 1500 रुपए से लेकर के 1800 रुपए किलो हो जाएगी सर। ये भी बातें सही है कि गलत है? सही है। सही है। हम आप ना बदलना चाहें तो ये बदलने वाला नहीं है। मतलब ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये बातें अगर सही है तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया महंगाई जबरदस्त है। हम आप कुछ भी करें या ना करें, आज हम आप पे जो बीत रही है, हमसे बदतर हमारा बच्चा बिताएगा। अगर हम आप सुधरे ना, और हम आप अगर ना समझ पाए इन बातों को, ना आज पकड़ पाए, तो आने वाले 40 के बाद स्थिति बच्चों की बहुत बुरी होने वाली है। रीजन किस बात का है? कि रीजन सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट अब ये चाह रही है, लेकिन हम आप समझने के लिए तैयार नहीं। अधिकतर मात्रा में गवर्नमेंट चाह रही है, लेकिन हम आप समझने के लिए तैयार नहीं है। यदि तैयार हो जाए तो इसकी जो सबसे बड़ी चीजें हैं, ये 2 चीजें। बीमारियां बढ़ जाएंगी। एक ही सेक्टर है सर, एक ही इंडस्ट्रीज है जिसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड, ये दोनों खत्म करने वाली चीजें हैं सर। एक ही इंडस्ट्रीज है जहां से ये दोनों चीजें खत्म हो सकती है। अच्छा, नौकरी की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी, या पहले से बढ़ी कि घटी? आगे घटेगी कि बढ़ेगी? अभी 5 साल और रुकिए सर, 5 साल के बाद और लोग समझदार हो जाएंगे सर। समझदार का मतलब ये होगा कि हिंदुस्तान का माँ बाप अपने बच्चों को इस इंडस्ट्रीज में आने के लिए रोक नहीं सकता। इस बात का चैलेंज है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड भारत देश का दुर्भाग्य था, जिसमें यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई मनमोहन सिंह के द्वारा, किसी दूसरे सिस्टम के माध्यम से विदेश से लाया गया यहाँ पे, लेकिन उस समय कानून नहीं बन पाया सर। ये दुर्भाग्य था। गवर्नमेंट ने इसकी ताकत को समझा, और ताकत तब समझ में आई जब रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू को पीछे छोड़ दिया। रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज को रेवेन्यू के मामले में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ने पीछे छोड़ दिया, और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका थी आरसीएम। भिलवाड़ा में रिलायंस इंडस्ट्रीज को रेवेन्यू के मामले में जैसे पीछे किया, गवर्नमेंट को अवकाश समझ में आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग है। और तब बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उठापटक हुए, इसमें कानूनी उठापटक बहुत सारे हुए, लेकिन सन 2012 और 13 में गवर्नमेंट को मजबूर हो जाना पड़ा कि एक कानून अब बना दिया जाए। और कानून अभी सन 2021 में बहुत ही साफ डेवलप भी कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया है। जो उसको फॉलोअप करेगा वही रहेगा, जो नहीं फॉलोअप करेगा
चलो। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी का एक बुक है डायरेक्ट सेलिंग पे, उसने कहा है कि हमको कुछ लोग जैसे क्या होता है ना, कंपनी बदलते हैं, आते हैं और चले जाते हैं सर, इस टाइप में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में वो उनके लिए है सर थोड़ा सा। उसने कहा कि मेरा अनुभव है हमें आपको उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना चाहिए जिसका सिस्टम कम से कम 40 साल चला हो, मैनेजमेंट सिस्टम 40 साल का सफर तय कर लिया हो, उस सिस्टम में हम आपका अपना कैरियर लगा देना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? कैरियर लगाना चाहिए। जो कंपनी कम से कम 40 साल पुरानी मैनेजमेंट सिस्टम में काम करती है, और आरसीएम का आंकड़ा है 1977 से ये फैशन शूटिंग मैनेजमेंट का काम करती है, और आज का सन 2025 से आंकलन कर लीजिएगा कितने साल हो गए सर मैनेजमेंट में। अब हिंदुस्तान में कोई भी दिल खोल करके इसमें अपना कैरियर लगा सकता है, अपना आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने का संकल्प लेकर के काम कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म एकदम सुरक्षित इसलिए है कि 40 साल पुरानी मैनेजमेंट है। अगर इसको गड़बड़ होना होता या ना चलाने की नियत होती या इसी के ऊपर सिर्फ डिपेंड होता तो आज ये चलता है कि खत्म हो जाता। खत्म हो गया। भाई टीसीजी बहुत पैसा कमा चुके हैं। सन 2013 में इन्होंने एक शब्द बोला था कि हमारे साथ पूरी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी अगर कंपनी दोबारा ना चलाएं तो। लेकिन अब चलाएंगे तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए चलाएंगे, और तब चलाएंगे जब कानून बन जाएगा। और कानून गवर्नमेंट को पेश करना पड़ा। आज उसी कानून के आधार पर पूरे भारत देश में आरसीएम का जलवा है सर। ये डायरेक्ट सेलिंग समझने वाली चीजें है सर। सर इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग जो सिर्फ कानून आरसीएम को नहीं बना था, जितनी भी आज कंपनी है लगभग देश में 5000 सभी कंपनियों के लिए जो आज प्रचलन में है उन सबके लिए बना। ये बात क्लियर करो ना कि नथिंग आरसीएम, जितनी कंपनी आज देश में काम कर रही है सबके लिए कानून बना, नॉट आरसीएम। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये लंबी चर्चा हो जाएगी सर। आपने स्पष्ट नहीं करा ना कि सभी बता देते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, लास्ट में हमारे साथ बैठे थे। नहीं लंबी हो जाएगी, काफी लोग बैठे रहते हैं। आपने स्पष्ट करना चाहिए। एक चीज है एमएलएम, यस, जो डायरेक्ट सेलिंग, अब अलग कर दिया इसको, कानून इस पे बना दिया सर। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग पे कोई प्रोडक्ट अगर बनता है, सेल होता है, तो उसपे सिक्योरिटी वाली जो बातें आती हैं कि कंपनी की क्या सिक्योरिटियां होनी चाहिए, कंपनी के अंदर जो ग्राहक आ रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटियां क्या होनी चाहिए, कानून ये व्यक्त करता है। ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में ये आती है सर। यहीं से अलग हो गया सर, एफडीएस से इसने अलग कर दिया, एफडीएस से अलग कर दिया सर। यहीं से हम तो एमएलएम सेक्टर में सबको ला रहे थे, उस समय तो सबको गिना जा रहा था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाली आती हो, चाहे वो डॉलर वाली आती हो, सबको गिना जा रहा था। लेकिन एफडीएस से जैसे बना, उसने इसको अलग कर दिया सर तुरंत। और भी चर्चा होगी तो लास्ट में कर लीजिएगा सर बैठ करके। अब बात क्या चीज सर, ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है क्या चीज? ये सीधी बाजार व्यवस्था ही है। डायरेक्ट सेलिंग का मेथड है सीधी बाजार व्यवस्था, कोई प्रोडक्ट बने कंपनी में और कस्टमर तक पहुंच जाए। बिचौलिए वाला जो एक्चुअल प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो बचता है वो ग्राहकों में बांटा जाए, यही डायरेक्ट सेलिंग। अब बात क्या आती है सर, आज के समय में जो बाजार व्यवस्था है, आम लोगों को कैसे आसानी के साथ समझाया जाए, कैसे बताया जाए, आसानी के साथ कैसे लोग इस बात को पकड़ पाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हम जाएंगे उनके घर पे ये सारी बातें करेंगे ना, ऊब जाएंगे सर, जाएंगे, ऊब जाएंगे। उनको सीधे उनका फायदा बता दो आप। पहले क्या यही बना सर, आम आदमी को चाहिए क्या? फायदा चाहिए सीधे सीधे। आप फायदा तुरंत बताओगे, तुरंत आने के लिए तैयार हो जाएंगे। डिफाइन करना है आपको। एक नई बाजार व्यवस्था है सर, एक पुरानी है। पुरानी बाजार व्यवस्था में हम खरीदारी करी रहे, नई बाजार व्यवस्था में यह कह रहा है कि आपको केवाईसी देना पड़ेगा सर। यहाँ कौन केवाईसी मांग रहा है सर? अच्छा, जब केवाईसी यहाँ नहीं मांग रहा है सर, तो जिस भी सेठ के यहाँ खरीदारी कर रहे होंगे उसके यहाँ आपका वैल्यू क्या है सर?
मतलब पूरी जिंदगी बाप दादा भी गए वहीं पे, हम आप भी जा रहे हैं, लेकिन हम आप साल भर में 50-60 हज़ार लाख रुपए का सामान दैनिक चीज़ों पे खर्चा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके यहाँ हम आपका वैल्यू जीरो हो गया। किस बात के लिए जीरो हुआ सर? 50,000 1 लाख का सामान हमने लाया, उसको प्रॉफिट भी मिला होगा, नो डाउट। ये हम जानते हैं हमारे से फायदा ले रहे हैं, जानते नहीं जानते सर? आज उससे जा करके बोलिए कि भाई साहब 1 साल हो गया सर लगातार आपके यहाँ सामान ले रहे हैं, एक साबुन फ्री दे दो यार, नहीं देगा। अब अपनी औकात समझ में आई सर? एज ए ग्राहक मैं यहाँ पे अपनी औकात हमको समझ में आ गई सर। पैसा तो हमने खर्चा किया, लेकिन वो मजबूर इस बात के लिए है क्योंकि उसके पास कोई और सिस्टम नहीं है। वो भी मजबूर है सर, उसके पास वो सिस्टम नहीं है कि दे सके हम आपको। दूसरा केवाईसी जैसे कराते हैं, यहाँ पे पहला एक ऑप्शन हो जाता है 100% जो आपका सामान होगा ये शुद्ध होगा सर। यस सर। इस बात की गारंटी होती है। यहाँ कौन सी गारंटी दे रहा है? कोई किसी चीज की गारंटी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। और ये चैलेंज करता है पूरे भारत देश में कि हम आपको इसलिए गारंटी दे रहे हैं, वैट और टैक्स के साथ ऑनलाइन सर्वर का आपको बिल देते हैं। किसका बिल देते हैं सर? ऑनलाइन सर्वर का आपको बिल देते हैं। 10 पीस उसने अगर डाला है तो 10 ही पीस सर्वर से वो सेल कर पाएगा, 11वें पीस सेल करने की औकात नहीं है सर। मार्केट में कौन गारंटी दे रहा है? नो, पक्का भी दे रहा है। अच्छा, मार्केट में एमआरपी ले रहे हैं कि ले रहे हैं? MRP इंक्लूडेड होता है, हमको पक्का बिल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। एक आंकड़ा है सर जीएसटी का, सन 2017 तक जो हमने रेवेन्यू देखा हुआ था वो लगभग 22% का था सर, पूरे भारत देश की जनसंख्या के अनुसार। जीएसटी लागू होने के बाद 23 और 24 की जो आंकड़ा आया सर, वो मात्र 33% रेवेन्यू आया। मतलब कितना परसेंट बढ़ गया सर? 11। इसको 80% जाना था कि नहीं जाना था? यस सर। जाना था कि नहीं जाना था सर? जी। अब बात ये आती है कि हम आप ईमानदार हैं, सामने कोई भी हम आपका रेट लिखा हुआ है एमआरपी 10 रुपए हम निकाल के देते हैं, सामान लेते हैं, यूज करते हैं, बात खत्म हो जाती है, लेकिन कोई पक्का बिल देना नहीं चाहता। नहीं चाहता।